हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी चैनल लक्ष्य अकेडमी पर। एनएचआई अकाउंटेंट में अगर अपना जॉब 100% फिक्स करना चाहते हो तो ये सीरीज आपको 100% देखना है, बिकॉज ऑफ पीएसयूज में पीवाईक्यू अभी तक जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उन सब का मैं निचोड़ आपके लिए लेकर के आ रहा हूं। सो डोंट बी अ फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड टीटीएस में सुबह 7:45 में मेरे साथ कनेक्ट होना बिल्कुल भी ना भूले। एक इंपॉर्टेंट अपडेट कि आपकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट 15 तारीख तक है। आज 13 तारीख हो गई है, गिन करके 2 दिन बचे हैं। फॉर्म फिल कर लेना, फॉर्म फिल नहीं किया है तो, क्योंकि मौके बार बार नहीं मिलने वाले। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको पता है, एक एग्जाम के आधार पर आपका सिलेक्शन है। इसका मतलब यह है कि टॉप के 42 बच्चों का ही सिर्फ और सिर्फ जॉब लगने वाला है। तो आपको यहां पर रैंक लाने की नीड है, और मिनिमम कट ऑफ मैंने आपको पहले भी कहा है कि अपना आपको टारगेट 85% से प्लस रखना होने वाला है। ठीक है, तो आज की क्वेश्चन 20 क्वेश्चंस में कवर करने वाला हूं। देखते हैं कितने बच्चे ऐसे होंगे जो 18 प्लस स्कोर डेफिनेटली लेकर के आते हैं, क्योंकि अगर सक्सेस चाहिए तो इतना तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, और आप सबके लिए एक और गुड न्यूज है, 2025 समाप्त होने को है, तो 2025 का प्राइस ड्रॉप ऑफर, जी हाँ, एंड ऑफ द ईयर प्राइस ड्रॉप ऑफर आप लोगों के लिए स्टार्ट हो गया है। क्या खासियत है इसकी, सबसे इंपॉर्टेंट वो समझ लो। अभी तक आपको पता है कि जो कोर्स की फी थी वो 4,000 रुपए थी, बट राइट नाउ अब ये सिर्फ और सिर्फ 2499 में मिलने वाला है। कब कब होगा सर? तो 13 तारीख से, यानी कि आज से लेकर के 16 तारीख तक ये ऑफर आपको मिलने वाला है। तो जिन्होंने भी इनरोल नहीं किया है जाकर फटाफट इनरोल कर लो। किसी भी तरह के कोई भी कूपन कोड की नीड नहीं है, डायरेक्टली आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हो, डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या क्या कवर होगा तो आपको पता ही है, पूरा का पूरा 120 मार्क्स होगा, लाइव रिकॉर्डेड होगा, टॉपिक वाइज फुल मॉक टेस्ट सब मिलेगा, पीडीएफ नोट्स होंगे, ये सारी चीजें आपको इसके अंदर में मिलने वाली है। ठीक है, सो भूलना नहीं है। और कोई क्वारीज हो तो व्हाट्सअप नंबर गिवन है, आप सिंपली उसमें मैसेज करके अपनी क्वारी दूर कर सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं सेशंस को। राइट, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, गुड्स कैन बी परचेज थ्रू जीईएम। जीईएम का मतलब गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। ठीक है, जीएम विदाउट इनवाइटिंग कोटेशन ऑन द बेसिस ऑफ सर्टिफिकेशन, यानी कि क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जीईएम में बिना कोटेशन मांगे हुए सिर्फ सर्टिफिकेट के आधार पर अगर आप परचेस करते हैं, अगर आप परचेस करते हैं तो कितनी वैल्यू तक ऑथोरिटी दी गई है, कितनी वैल्यू तक आप परचेस कर सकते हैं। चलो जल्दी से फटाफट इसका आंसर दो, फटाफट इसका आंसर देंगे क्या होगा। देखो क्वेश्चन सिंपल सा ये है। अच्छा, ईजीएम, इससे क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं एग्जाम में। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि जो जीईएम है वो है क्या। जीएम एक गवर्नमेंट डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जैसे कि हमारा फ्लिपकार्ट होता है, अमेजन होता है, सेम उसी तरह से समझ लीजिए, थोड़ा सा अलग रूप है लेकिन वैसे ही आप मान के समझ लीजिए। जीएम एक गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है, जहां पर सरकार भारत के जितने भी व्यापारी हैं जो डिजिटल जाना चाहते हैं उनके लिए प्लेटफॉर्म बनाया, ताकि वो आराम से जा करके उसमें अपना प्रोडक्ट सेल कर सके। प्रोडक्ट हो या सर्विस है, जो भी चीजें हैं वो सेल कर सके। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसमें रजिस्ट्रेशन के लिए आपका मोबाइल नंबर चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, पैन कार्ड चाहिए, इतनी चीजें आप भर सकते हैं। जीएसटी वगैरह की डिपेंडिंग अपॉन है, तो वो यहाँ पर बहुत सारे रियायती दिए गए हैं। अब क्वेश्चन ये है यहाँ पर कि इस जीईएम में अगर हम सिर्फ सर्टिफिकेट के आधार पर ऑर्डर करते हैं, किसी तरह का कोई भी कोटेशन नहीं मांगते हैं, तो कितना तक का अलाउड है, ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं। तो भैया वो है 25,000 रुपए। ठीक है, तो एक तो ये क्वेश्चन पूछता है, दूसरा जीएम का फुल फॉर्म पूछता है। तो ये दो क्वेश्चंस का आंसर मैंने आपको बता दिया, ध्यान रखना है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। द लायबिलिटी ऑफ द सोल प्रोप्राइटर। लायबिलिटी कितनी होती है सोल प्रोप्राइटर की? देखो, चाहे सोल प्रोप्राइटर हो चाहे पार्टनरशिप हो, इन दोनों में एक कॉमन है, इन दोनों में एक कॉमन सी चीज है कि जो लायबिलिटी है वो क्या है भैया? अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड का मतलब क्या हुआ? अनलिमिटेड का मतलब ये कि जितना उन्होंने इन्वेस्ट किया
प्लस जो भी उनकी पर्सनल एसेट है वो सब के सब इस लायबिलिटी में आ जाती हैं। मतलब जितना उन्होंने धंधे पानी में पैसा लगाया है वो तो आएगा ही आएगा, प्लस उनका जो पर्सनल एसेट होगा, जमीन जायदाद जो भी होंगे, सब कुछ इसके अंदर में इंक्लूडेड होगा। दिस इज कॉल्ड अनलिमिटेड। ठीक है, और वही कंपनी के केस में आते हैं तो ये लिमिटेड हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। डैश फ्रॉम एन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड डिमांड फॉर ग्रांट सेल बी अ लीड डाउन टू द पार्लियामेंट बाय होम। क्या है क्वेश्चन में कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और डिमांड फॉर ग्रांट का फॉर्म जो है वो सदन में सदन में किसके द्वारा रखा जाता है, तो वो बताइए कौन रखेगा। तो अच्छा एक बात बताओ, सदन के अंदर में सीएजी जाएगा क्या? नहीं जाएगा। अ, फिर कंट्रोलर जनरल ऑफ सीएजी जाएगा? ये भी नहीं। दोनों तो एक ही चीज हो गया, शॉर्ट ऑफ फुल फॉर्म के तौर पर हो गया। फिर हमारा चीफ कंट्रोल ऑफ अकाउंट्स जाएंगे क्या? नहीं। कौन जाएंगे? फाइनेंस मिनिस्टर जाएंगे। तो ऑफकोर्स यही देंगे इस चीज को, तो ऑफकोर्स इन्हीं को रखने का अधिकार भी है। तो चीजों को सबसे आसान तरीके से आप ये भी दे सकते हो कि कौन जाने वाला है भाई सदन के अंदर में, जो जा रहा है वो काम कर लेगा, है ना। इजी है आपके लिए भी। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। एंटिसिपेट नो प्रॉफिट, क्या कर बोल रहा है कि एंटिसिपेट प्रॉफिट को नहीं लेना है, लेकिन प्रोवाइड ऑल पॉसिबल लॉसेस। मतलब ये बोल रहा है कि अगर पॉसिबल हो लॉसेस, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए समझते हैं बहुत अच्छे से, कि मान के चलो हमने अक्टूबर में बेचे हैं, सपोज मेरा पेन की दुकान है, तो अक्टूबर में मैंने बेचा है 10,000 पीस पेन। कितने पीस बेचे हैं? 10,000। नवंबर में हमने बेचा है अगेन लगभग 10,000 पीस पेन। ठीक ना। सितंबर की बात करूं, सितंबर में भी लगभग हमने बेचा था 11,000 पेन। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ नवंबर के बाद दिसंबर में मैं कितना बेच सकता हूं, आप बोलेंगे सर ऑन एन एवरेज तो आप 10,000 बेच रहे हो, तो मैं मोटा मोटी मान सकता हूं कि सर आप 10,000 पेन तो आराम से बेच लेंगे। ठीक है, दिसंबर अभी स्टार्ट हुई, दिसंबर खत्म नहीं हुआ है। तो क्या मैं लिख लूं कि हाँ, और एक पेन की कीमत फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं मान के चलता हूं, एक पेन की कीमत है 100 रुपए। तो क्या मैं मान के चल लूं कि हाँ दिसंबर में मेरा सेल हुआ हुआ मैं मान लेता हूं कि 10,000 गुना 100 यानी कि 10 लाख रुपए, क्या मैं लिख लूं ऐसा? क्या मैं लिख लूं अपने अकाउंट्स में? आंसर इज नहीं। सर ऐसा नहीं कर सकते कि सर बिका है ही नहीं, आप खुद से अकाउंट में लिख लो। तो जहां पर एंटिसिपेटेड प्रॉफिट, एंटिसिपेटेड रेवेन्यू, मतलब जहां कुछ पैसे आने की संभावना की बात होती है, तो संभावना पर काम नहीं करता है। जब तक ये पैसे आ ना जाए तब तक आपको नहीं लिखना है, ये चीज बोल रहा है। दूसरा में क्या बोल रहा है? पॉसिबल लॉसेस। मैं ये मान के चलता हूं कि भैया जितना भी पेन मैं लाता हूं ना, हर बार जितना भी पेन लाता हूं, पेन खरीद के लाया था मैं लगभग 11,500, जिसमें से भैया क्या बोलते हैं 500 पेन बर्बाद हो गया। यहां पर भी लाया था लगभग 10,200, तो 200 पेन मेरा बर्बाद हो गया। इसी तरह से 10,300, मतलब मोटा मोटी मेरा 200 से 300 पेन हर महीने बर्बाद होता है। क्या दिसंबर में भी मेरा पेन बर्बाद होगा? अगर मैं 10,000 पेन बेचता हूं तो क्या 10,200 या 300, मैं ये बोल सकता हूं कि हाँ 200 या 300 कुछ तो सिर्फ पेन बर्बाद होगा? ये होगा। तो क्या मैं इसको लिख लूं? जी हां, आपको इसको लिख लेना चाहिए। मतलब रेवेन्यू आएगी सो नहीं लिखना है, लेकिन जो लॉसेस होगी ना उसको लिखना है। जो लॉसेस होगी आपको उसको लिखना है। कौन बोलता है ये? तो ये बोलता है कन्वर्टिज्म कॉन्सेप्ट। कन्वर्टिज्म कॉन्सेप्ट यही बोलता है। ठीक है, तो बाकी क्या क्या चीजें, चलो एक बार बाकी समझते हैं। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट बोलता है कि जो भी आपने रूल एंड रेगुलेशन यूज किया है वो ईयर ऑन ईयर सिमिलर चलते रहना चाहिए, बीच बीच में बदलना नहीं है। मतलब ये फॉर एग्जांपल के लिए, अगर मैं एग्जांपल ले लूं, फॉर एग्जांपल के लिए आपने डेप्रिसिएशन में WDV मेथड इस्तेमाल किया है, तो कंटिन्यूअसली WDV लीजिए, बीच में बदलिएगा नहीं। ये नहीं कि WDV इस साल ले लिया, अगले साल SLM ले लिया, उसके अगले साल यूनिट मेथड ले लिया, ऐसा कुछ नहीं करना है आपको। जो लिया है वो कंटिन्यू होना चाहिए। फुल डिस्क्लोजर बोलता है कि आपको अपने बिजनेस की हर छोटी मोटी बड़ी चीजों को डिस्क्लोज करना है, मतलब फुल इंफॉर्मेशन आपको गिवन देना है। फुल इन्फो आपको बताना है, चाहे वो छोटी बात हो या बड़ी बात हो, डेफिनेटली आपको वो डिस्क्राइब करना है।
मर्टेलिटी क्या बोलता है? मर्टेलिटी कॉन्सेप्ट बोलता है कि हमारे पास दो तरह की चीजें होती हैं, एक होता है मटेरियल, ठीक है, और एक होता है इममटेरियल। मतलब क्या होता है वो समझते हैं। मटेरियल इममटेरियल का मतलब, आ, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए आपसे मैं सिंपल सा बोलूं, आप लोगों के पास किसी ऑफिस में गए हो, आप लोग किसी भी ऑफिस में जाओ, जो लाइट लगी होती है, बॉल लगी होती है, एक बॉल अक्सर हम खरीदते हैं और वो लगभग साल, 1.5 साल, 2 साल, कुछ बॉल तो 5-5 साल तक। आपके घर में बहुत सारे पंखे ऐसे होंगे जो भाई कई जमानों से चल रहा होगा, ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको एक दिखाता हूं। भी नहीं दिख रहा है मेरे पास। मेरे पास एक स्टेपलर है, जो मैं 10th में पढ़ाई करता था ना, तब से मेरे पास स्टेपलर, जो पिन मारते हैं स्टेपल पिन वाले, वो 10th से मेरे पास रखा हुआ है। तो क्या, एक बात बताओ, वो मेरे लिए कोई एसेट है क्या? क्योंकि मैं उस समय से यूज कर रहा हूं और अभी तक चल रहा है। मैं अपने 10th की बात कर रहा हूं, जब मैं 10th में था तब भी यूज कर रहा था, आज भी यूज करता हूं, पूरा फ्री है, मस्त चलता है मेरे ऑफिस में, मैं उसको लेके ही रखता हूं। मेरे ऑफिस में वही मेरे पास है। अब एक बात बताओ, क्या वो मेरे लिए एसेट है? आंसर इज नहीं। आंसर इज नो। अब इतने लंबे समय से चल रहा है लेकिन एसेट नहीं है। तो मटेरियल कॉन्सेप्ट, मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट यही बोलता है कि आपको ये पता रखना है कि आपके लिए कौन सा एसेट है और कौन सा आपके लिए एक्सपेंस है। भले ही इसकी यूजेस लंबे समय तक हो, भले ही इसका यूज जो है, भले ही इसका जो यूज हो रहा है वो मोर देन 1 ईयर हो। 1 साल से ज्यादा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको ये ढूंढना है, ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया स्टेपलर का। अब जैसे ये बोर्ड, डिजिटल बोर्ड है, ये मेरे लिए एसेट है क्योंकि ये कॉस्टली आती है। स्टेपलर सस्ती होती है, भाई फर्क नहीं पड़ता, 50-40 रुपए का सामान है, खराब हो जाएगा, तुरंत जाकर खरीद के लेके आ जाऊंगा फिर से। तो मैटर वो नहीं करता। बोर्ड महंगी चीजें हैं, कैमरा यूज कर रहा हूं महंगा है, माइक यूज कर रहा हूं महंगा है, जो लाइटिंग है वो थोड़ी सस्ती है, अगर वो खराब भी हो जाए चल जाती है, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन है कि क्या चीज है महंगी और क्या सस्ती, और उसके होने ना होने से क्या असर पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड मर्टेलिटी। चारों क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। देखो मैं डिटेल में सब कुछ बताते जा रहा हूं, तो अच्छे से याद रखना है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालो। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालने का सबसे आसान तरीका, कोई फॉर्मूला वॉर्मूला टिक मत लगाओ, सिंपल सी भाषा में, आपने कितना सामान बेचा है वो बताइए, आपने कितना का माल बेचा वो बताइए, सबसे आसान तरीका। अभी आपके पास कितना सामान है, एकदम शुरू से सोचो, एकदम दिमाग में क्लियरली पूछता हूँ, अभी आपके पास कितना सामान है? ओपनिंग स्टॉक है, परचेस है, डायरेक्ट एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, क्लोजिंग स्टॉक है। मुझे उम्मीद है कि आप सबको इसके बारे में पता होगा, ठीक है। तो मैं आराम से पूछता हूँ, समझाना। अभी आपके पास स्टार्टिंग में कितना का सामान है? आप बोलेंगे सर अभी मेरे पास 17,000 का सामान है, दिस इज कॉल्ड ओपनिंग स्टॉक। आपने और कितना खरीदा? आप बोलेंगे सर हमने खरीदा है सर 61,400 का, सर हमने सामान खरीदा। खरीदने में भी कुछ खर्चा हुआ होगा, खरीदने में भी कुछ खर्चा हुआ होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। कितना खर्चा हुआ सर? 9600 रुपए का खर्च किया हमने। इनडायरेक्ट एक्सपेंस को सेलिंग एक्सपेंस माना जाता है, जो कि सीओजीएस में इंक्लूड नहीं करते हैं, तो इसको नहीं लेना है, आपको याद रखिएगा, इसको नहीं लेना है। तो इतना तो कुल मिलाकर के हो गया, कितना आ जाएगा भाई? 9 और एक 10, और 18 के 8 बच गया, एक 6, एक 7 और एक 8, 88,000 का। अब मैं पूछता हूं आपके पास बचा हुआ कितना है क्लोजिंग स्टॉक? तो कुल मिलाकर के आपने इतना था, इतना खर्च किया, मतलब पॉकेट में आपका 88,000 रुपया होना चाहिए, लेकिन बचा हुआ है 18,000। इसका मतलब जो 70,000 कहां गया? 70,000 आपने बेच दिया। आपने क्या कर दिया है? बेच दिया है। दिस इज कॉल्ड सीओजीएस। तो क्या हो गया ये? सीओजीएस हो गया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। बोलो। हाँ, चलो अगले क्वेश्चन का आंसर दो फटाफट, तो ज्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा है आज नहीं। चलो कोई बात नहीं। क्या है? द प्रॉफिट इज 50% ऑन सेल, व्हाट इज द परसेंटेज ऑन अ कॉस्ट? यानी कि कोई चीज सामान बेचने पर
प्रॉफिट जो है सेल के अकॉर्डिंग में 50% है, तो कॉस्ट पे कितना होगा? तो भैया मान लेते हैं कि मेरा जो सेलिंग प्राइस है वो है 100 रुपए, ठीक है। अब इस पे प्रॉफिट कितना आएगा? प्रॉफिट साफ साफ बोला है कि इसका 50% होगा, इसका 50%, क्योंकि प्रॉफिट ऑन सेल है। तो यहां पर साफ साफ है प्रॉफिट ऑन सेल है, तो 50% कितना आ जाएगा? 50 रुपए का प्रॉफिट हो गया। तो ये जो 50 रुपए है वो क्या बच गया? मेरा कॉस्ट। अब एक बात बताओ, इस कॉस्ट का ये कितना प्रतिशत दिख रहा है? जाहिर सी बात दोनों सेम दिख रहा है, मतलब 100%। 100% कोई है? नहीं है। तो आंसर क्या होगा? नन। नन ऑफ द एबव, इनमें से कोई नहीं। भाई बी कैसे होगा भाई? 75 कैसे होगा? नन होगा ना, ठीक है ना। हम्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। एन अमाउंट रिसीव फ्रॉम सीमा, अमाउंट रिसीव हमें हुआ है सीमा से, हुज अकाउंट वाज प्रीवियसली रिटन ऑफ एज अ बैड डेब्ट शुड बी अ डेबिटेड टू। क्या है क्वेश्चन में? सीमा एक डेटर्स है, सिंपल सी भाषा में समझो, सीमा डेटर्स है जिससे हमें पैसा लेना था। क्योंकि पैसा हमें नहीं मिला, हमें लगा सीमा का पैसा नहीं मिलेगा, डूब जाएगा, तो हमने उसको रिटर्न ऑफ कर दिया। बैड डेब्ट अपने पढ़ा है, कन्वर्टिज्म कॉन्सेप्ट का ही एक पार्ट है। तो बैड डेब्ट में हमने देखा कि भैया चलो सीमा से पैसा नहीं मिलेगा, हमने उसको रिटर्न ऑफ कर दिया, डूबती खाता में डाल दिया। क्वेश्चन इज कि लेकिन बाद में सीमा ने पैसे दे दिए। अब सीमा ने पैसे दे दिए हैं तो किस खाते में डेबिट करना है वो बताइए। बैड डेब्ट रिकवर्ड अकाउंट, क्या बात है, बैड डेब्ट रिकवर्ड अकाउंट, ध्यान से। अच्छा यहाँ पर आंसर ए आ रहा है, ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले मैंने जनरल एंट्री का आपको एक नियम बताया है, अगर आपको याद हो तो जनरल एंट्री का बस बहुत खूबसूरत सा मैंने नियम बताया, इसके अलावा कोई नियम ही नहीं बताना है। बिजनेस में जितनी भी चीजें आएंगी वो होगी डेबिट, बिजनेस से जो भी चीजें जाएंगी वो होगी क्रेडिट, दैट्स इट। इसके अलावा दूसरा कोई नियम नहीं है। सीमा बिजनेस को क्या दे रही है? बैड डेब्ट रिकवर अकाउंट दे रही है क्या? बिजनेस में क्या दे रही है वो? बिजनेस को पैसा दे रही है। बिजनेस में क्या आ रहा है सर? पैसा आ रहा है। तो डेबिट क्या करोगे? कैश अकाउंट है ना, डेबिट क्वेश्चन में पूछा था आपसे। तो डेबिट क्या करोगे? पैसा ना। कैश अकाउंट डेबिट होगा। लेकिन बदले में कुछ जा रहा है? नहीं जा रहा है। नहीं जा रहा है तो क्या लिखेंगे हम? तो यहां पर जिसकी वजह से पैसा आया, पैसा किसकी वजह से आया सर? तो पैसा सर आया है सीमा का। लेकिन सीमा का अकाउंट तो हमने क्लोज कर दिया है। तो अब सीमा का अकाउंट क्लोज हो गया है, तो फिर यहां पर क्या लिखेंगे? इसके जगह में लिखेंगे हम बैड डेप्ट रिकवर अकाउंट। जो हमारा बैड डेप्ट रिकवर है वो हम डालेंगे, ठीक ना। बैड डेप्ट रिकवर अकाउंट जो है हम वो डालेंगे, यानी कि ये जो ए नंबर है ये हमारा क्रेडिट हो जाएगा और ये जो सी है ये हमारा डेबिट हो जाएगा। तो क्वेश्चन में बस ध्यान देना था पूछा क्या था। तो आप लोगों को पता है, लेकिन मिस्टेक्स इस तरह से हो जाती है ना। चलिए बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिविड बाय स्टेट गवर्नमेंट ओनली। इनमें से कौन सा वो टैक्स है जो कि सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है, केंद्र सरकार द्वारा नहीं लिया जा सकता है? कॉर्पोरेट टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है। वेल्थ टैक्स यानी कि जिसे हम इनकम टैक्स भी कहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है। फिर से हमारा स्टेट ड्यूटी, ये भी हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट जो बाहर से आने वाली चीजें होती है उसको लेती है। इंटरटेनमेंट टैक्स ये स्टेट गवर्नमेंट लेती है, जैसे कि मूवीज वगैरह में हॉल टिकट्स वगैरह हो गया, ठीक है ना, उस पर सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट को अधिकार है लगाने का। ठीक है, सेस वगैरह बढ़ा सकती है, जीएसटी में अब तो वो भी आता है, बट सेस वगैरह बढ़ा करके उसको इंक्लूड कर सकती है और भी चीजें। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज अ करंट लायबिलिटी। इनमें से कौन सा करंट लायबिलिटी नहीं है? ठीक है ना, कौन सा करंट लायबिलिटी नहीं है आपको वो बताना है, जो नहीं है वो बताना है, ठीक है ना। चलिए जल्दी से बताएंगे क्या क्या नहीं हो सकता है। इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग ऑन डिवेंचर, डिवेंचर का इंटरेस्ट जो है क्या वो करंट लायबिलिटी होता है? कंटीजेंट लायबिलिटी, बिल्स पेबल, ट्रेड क्रेडिटर्स। देखो बिल्स पेबल, ट्रेड क्रेडिटर्स ये दोनों तो होते ही हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है, ठीक है ना। अब दो बच गए, चलो बताओ ए और बी के बारे में जल्दी से। देखो ध्यान से समझते हैं, डिवेंचर तो लॉन्ग टर्म चीजें हैं। डिवेंचर पहली बात तो शॉर्ट टर्म डेट नहीं है, ये हमारा एक लॉन्ग टर्म डेट है, ये तो सबको पता है, ठीक है। कि भैया एक बार लोन लिया तो लगभग हम इसको
10 साल का टाइम फ्रेम होता है, 10 साल तक हम इसको पे कर सकते हैं, लेकिन इसको हम फिक्स इंटरेस्ट रेट देते हैं। लेकिन एक सबसे बड़ी खासियत क्या है कि हम इसको फिक्स इंटरेस्ट रेट से इंटरेस्ट देते हैं, और ये हर ईयर होता है, मतलब एवरी ईयर होता है, चाहे हमें प्रॉफिट हो या फिर हमें लॉस हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये अपना इंटरेस्ट लेगा ही लेगा। तो ये तो हर साल, चूंकि अब क्वेश्चन की बात हो रही, तो क्वेश्चन में इंटरेस्ट की बात हो रही है, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है, तो अगर इंटरेस्ट को देखा जाए तो ये एक करंट लायबिलिटी में कंसीडर होगा। लेकिन कंटीजेंट लायबिलिटी कोई किसी भी तरह से ये हमारा करंट नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता। अब कंटीजेंट लायबिलिटी होता क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप लोग कोई भी चीज यूज करते हो, सामान वगैरह, ठीक है, कोई भी सामान खरीदते हो, उसमें कुछ डिस्क्रिप्शन में मेंशन होता है कि हाँ भाई, चीजें ये फलाना 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 चीजें मिलने वाली है। अब सपोज मान के चलो मैंने कुछ सामान कुछ खरीदा, उसके पीछे लिखा हुआ था, जब मैंने यूज किया तो जस्ट अपोजिट या फिर वो रिजल्ट नहीं आया, मैंने कोर्ट में जाकर के उसके अगेंस्ट में केस कर दिया, मानहानि का केस कर दिया कि भाई इतना इतना रुपए का पेनाल्टी चाहिए। तो अगर मैं केस जीत गया तो कंपनी को मुझे उतना रुपया देना होगा, मैं हार गया तो नहीं देना होगा। तो जब इस तरह का कोई केसेस चलता है, उसको हम कंटीजेंट लायबिलिटी बोलते हैं। तो ये लायबिलिटी अभी तो जनरेट हुई ही नहीं है, ये अभी तक लायबिलिटी जनरेट हुई नहीं है, कोर्ट केस हारेगी कंपनी तब ना। तो ये भविष्य में होने वाले इवेंट्स पर डिपेंडिंग है, दिस इज नॉट अ करंट लायबिलिटी, ये करंट लायबिलिटी नहीं होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसको हमेशा बैलेंस शीट के नोट में दिखलाते हैं, ध्यान रखना, फुट नोट में, ठीक है, इसको बैलेंस शीट के फुट नोट में दिखलाते हैं, ठीक है, तो वो भी ध्यान रखना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द मैनेजर ऑफ अ फर्म is entitled to a commission of 5% of net profit after charging a such commission. Net profit before charging commission is 42,000. Calculate the commission of manager. क्या है क्वेश्चन में, सबसे पहले वो समझते हैं। मैनेजर साहब हैं जिनको 5% का कमीशन लेने का अधिकार है, लेकिन ये कमीशन लेंगे नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, कमीशन को चार्ज करने के बाद। और जो 42,000 का हमें प्रॉफिट दिखला रहा है, ये बिफोर चार्जिंग कमीशन है। सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन में है क्या। क्या है क्वेश्चन में कि मेरे पास नेट प्रॉफिट आ रहा है 42,000, इसमें से हमें माइनस करना है कमीशन, ठीक है, जो भी हमारा मैनेजर साहब लेंगे हमें वो कमीशन माइनस करना है, ठीक है ना। कमीशन कितना होगा मुझे नहीं पता। इस कमीशन को माइनस करने के बाद जो भी अमाउंट आएगा, इस अमाउंट का जो भी अमाउंट आया, इस अमाउंट का ये 5% है, ध्यान समझ लो, इस अमाउंट का 5% है, इस अमाउंट से नहीं लेना है हमें। समझ रहे हो, क्वेश्चन में यही सबसे बड़ा ट्विस्ट है कि आपको 42,000 तो बता रहा है ये, और ये कमीशन लेगा इस अमाउंट से, और इस अमाउंट का 5% लेगा। समझ रहे हो, बस इतना ही क्वेश्चन में है। अब आपको इसको कैलकुलेट करना है। आपने वो प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा है, प्रॉफिट एंड लॉस में था ना, सेल प्राइस दिया हुआ होता है, बोलता है कॉस्ट से हमने प्रॉफिट जनरेट किया है, तो बताओ कैसे निकालते हैं। सेम वही कॉन्सेप्ट करना है, कुछ नहीं करना है आपको यहाँ पर, ज्यादा दिमाग कुछ लगाना ही नहीं है। तो कमीशन चलिए निकाल लेते हैं। कमीशन इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया हमारे पास, अब वो करना कुछ नहीं है, 42,000 गुने में 5, बटे में ध्यान रखना है कि बटे में आपको 100+5 लेके चलना है, जितना कमीशन मिलता था उतना जोड़ दो। अच्छा यहाँ पर डायरेक्ट काट कोट मत देना, कोई इससे काटोगे तो गलती हो जाएगा, बहुत लोगों को मैं देखता हूँ डायरेक्टली वो भी काट देते हैं, तो भैया वो गलती मत करना प्लीज। गुना 5 बटे में 105, ठीक है ना। अब इसको काट लेते हैं, 5 चौके 20, 4 से तो कट जाएगा ये, 5 चौके 20 और 40 42, हाँ, तो कितना आया 400। तो 400 गुने में 5 बच गया 2,000 रुपए। तो कमीशन उनको कितना मिलेगा सर, 2,000 रुपए का। वही अगर आप 42,000 का 5% निकालोगे तो आप निकाल दोगे 2,100 रुपए। कितना निकाल देंगे, अगर आप डायरेक्टली इसका निकालोगे तो 2,100 होगा, जो कि गलत हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर, राइट। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ये सब मिस्टेक्स बहुत कॉमन सी होती है जो आपको नहीं करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इन्वॉल्व फाइनेंसिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में किसकी फाइनेंसिंग और मैनेजमेंट शामिल होती है? कौन सी फाइनेंसिंग और कौन सी मैनेजमेंट शामिल होती है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में? वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है तो क्या होगा? क्योंकि वर्किंग कैपिटल है, हमें पता है कि वर्किंग कैपिटल को हम नेट करंट एसेट भी बोलते हैं, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी भी बोलते हैं। इसका मतलब ये करंट एसेट को देखने वाला है। ऑल एसेट तो बिल्कुल भी नहीं, ओनली कैश और बैलेंस को बिल्कुल भी नहीं, रिसीवर और पेबल्स को बिल्कुल भी नहीं। बच गया क्या? करंट एसेट, है ना? तो चीजों को आसान से समझ सकते हैं, बस थोड़ी बहुत दिमाग लगानी पड़ेगी, बड़े आराम से आंसर्स आते हैं बॉस। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑल लिस्टेड कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर। जितनी भी लिस्टेड कंपनी, लिस्टेड का मतलब कहां लिस्टेड है सर? लिस्टेड का मतलब व्हाट? लिस्टेड का मतलब हुआ एनएससी और बीएससी में। एनएससी में हो या बीएससी में हो, यानी कि इंडिया के जो स्टॉक मार्केट है उसमें होना चाहिए। एनएससी बीएससी का मतलब जो हमारा स्टॉक मार्केट है। ठीक है, तो एनएससी या बीएससी किसी में भी लिस्टेड होना चाहिए, तो क्या रिक्वायरमेंट है? कैश फ्लो, फंड फ्लो, कैश फ्लो या स्टेटमेंट ऑफ अफेयर या सब कुछ? क्या वो जारी करेंगे? जब कोई कंपनी लिस्टेड होती है तो वो बेसिकली क्या क्या चीजें जारी करती हैं? तैयार करना जरूरी होगा उसको, सबसे बढ़िया सभी कंपनियों को तैयार करना जरूरी है। क्या चीजें? अब ध्यान से समझते हैं यहां पर चीजों को हम लोग। ठीक है, अगर सिंपल सी भाषा में बोला जाए तो जितनी भी लिस्टेड कंपनी होती है उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट जारी करना होता है। क्या जारी करना होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या चीजें आती हैं? तीन चीजें आती हैं। पहली, प्रॉफिट एंड लॉस। दूसरी, कैश फ्लो स्टेटमेंट। और तीसरी, बैलेंस शीट। ये तीनों जारी करना कंपलसरी है उनके लिए। फंड फ्लो स्टेटमेंट नहीं, कैश फ्लो स्टेटमेंट जारी करेगा बिल्कुल। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर ये बेसिकली उनके लिए होता है जब कोई कंपनी सिंगल इंटरेस्ट सिस्टम अपनाती है। जब कोई कंपनी सिंगल इंटरेस्ट सिस्टम, जैसे छोटे मोटे दुकानदार वगैरह होते हैं, जब वो अपनाती हैं तब सिंगल इंटरेस्ट सिस्टम में हम क्या निकालते हैं? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर निकालते हैं। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं, तो ऑल ऑफ द अबव भी नहीं। हर जगह ऑल ऑफ द अबव नहीं होता है मेरे भाई, चलो ध्यान रखना है। ये तीन चीजें जारी करना कंपलसरी है। राइट, क्लियर है? चलो बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, रेशियो एनालिसिस कैन बी अ यूज्ड ऑफ स्टडी लिक्विडिटी, टर्नओवर, प्रॉफिटेबिलिटी। रेशियो एनालिसिस का इस्तेमाल हम लिक्विडिटी, टर्नओवर या फिर प्रॉफिटेबिलिटी, इन सब की जानकारी के लिए करते हैं। क्वेश्चन इज, व्हाट डज डेट इक्विटी रेशियो हेल्प टू स्टडी? ये जो डेट इक्विटी रेशियो है ये किस चीज में हेल्प करता है? प्रीवियस क्लास अगर आपने देखा होगा तो इस क्वेश्चंस का इस तरह का नहीं था, मतलब सेम नहीं है। इस टाइप का क्वेश्चन जिसमें डेट टू इक्विटी था वो मैंने बताया था आपको। जो डेट टू इक्विटी था ये ऑलरेडी मैंने आपके साथ में डिस्कस किया है, तो आई होप सो ये गलती इस बार तो नहीं होगी। ये किस में आता है? सॉल्वेंसी में, प्रॉफिटेबिलिटी में, लिक्विडिटी में या टर्नओवर में? सबसे पहले समझते हैं कि यहां पर बताता क्या चाहिए डेट टू इक्विटी। डेट में, इस जो डेट है यहां पर, ये डेट लॉन्ग टर्म वाले को दिखलाता है। तो ये दिखलाता है कि लॉन्ग टर्म में आपके पास व्यवसाय में कितनी आपने उधारी लेके रखी हो और आपका खुद का कितना पैसा है। क्या दिखाता है ये? लॉन्ग समय में आपने जो भी उधार लेकर के रखा है उसमें कितनी आपकी खुद की पूंजी है। आपका धंधा केवल उधार पर चल रहा है या फिर आपका खुद का भी पैसा लगाया है? ज्यादा पैसा किसका है, रेशियो कितना है, ऊपर नीचे है, ये सब कुछ हमें इसी के माध्यम से पता चलता है। लिक्विडिटी बेसिकली हमारे शॉर्ट टर्म डेट के लिए होता है। टर्नओवर हमारी जो इफिशियंसी है उसको नापने के लिए होता है। प्रॉफिटेबिलिटी हमारे एक तरह से बोल सकते हैं जो भी हमने काम किया और जो रिजल्ट आया, ठीक है ना, आपके वर्क के अकॉर्डिंग में जो भी आपने रिजल्ट लाया है, ठीक है ना, उसको जांचने के लिए होता है। सॉल्वेंसी लॉन्ग टर्म डेट के पेमेंट की जानकारी देता है। मिल गया आपको?
है ना। तो चारों चीज को याद रखो, कौन किसके किसके लिए काम आता है, बड़े काम का है भैया। आगे बढ़ते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज ऑल्सो कॉल्ड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को और किस नाम से जानते हैं? बच्चों वाला क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। इनकम स्टेटमेंट, है ना। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पेमेंट गेटवे? पेमेंट गेटवे क्या होता है? जैसे कि आप हमारी लक्ष्य अकेडमी ऐप डाउनलोड करते हैं, ठीक है ना। वहां से आपने मान लो एनएचआई वाला कोर्स बाय किया, तो एनएचआई वाला जब कोर्स बाई करते हैं तो जाहिर सी बात है पेमेंट मैं आपसे तो लेने नहीं आ रहा हूं, मैं अपना क्यूआर तो दे नहीं, आप दुकान में जाते हैं तो क्यूआर पेमेंट कर देते हैं। तो यहाँ तो आप ऐसा नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ जब आप पे करते हो तो आपके सामने एक पेमेंट खुलता होगा जिसका नाम है रेजर पे, ठीक है। आपके सामने रेजर पे खुलता है। ये रेजर पे आपसे, ये रेजर पे क्या करता है? ये रेजर पे आपसे पेमेंट लेता है और आपको एनएचआई कोर्स का एक्सेस देता है, और फिर ये कुछ कमीशन काट करके ये पेमेंट जो है वो लक्ष्य एकेडमी को ट्रांसफर कर देता है। दिस इज कॉल्ड पेमेंट ऑफ गेटवे। इसको पेमेंट ऑफ गेटवे बोलते हैं, ठीक है। इनमें से कौन सा है? रुपे क्रेडिट कार्ड है, गूगल पे पेमेंट सिस्टम है, भीम भी पेमेंट सिस्टम है, लेकिन पेटीएम पेमेंट सिस्टम भी है, साथ ही साथ में एक हमारा गेटवे ऑफ पेमेंट भी है, ठीक है ना। सो बी पेटीएम इज द करेक्ट आंसर। जैसे मैंने रेजर पे एग्जांपल दिया उसी तरह से पेटीएम भी है उसका, ठीक है ना। पेटीएम अलग है, रेजर पे अलग है, अलग कंपनी है। आगे बढ़ते हैं। अ कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड रिकॉर्ड इज कॉल्ड, क्या है? आपस में जुड़े हुए रिकॉर्ड्स के कलेक्शंस को क्या कहते हैं? डेटाबेस, सेपरेट सेट, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, एमआईएस या टेक्स्ट फाइल? बेसिकली कंप्यूटर अकाउंटिंग या फिर कंप्यूटर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। टेक्स्ट फाइल तो हमारा नॉर्मल फाइल हो गया। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम बेसिकली जो भी आपने इंफॉर्मेशन डाले हुए हैं उनको मैनेजमेंट करके एनालाइज करके रिजल्ट देना। स्प्रेडशीट हर चीजों का अलग अलग बोलते हैं डाटा स्टोर करना। लेकिन कलेक्शंस की बात आए, दिस इज कॉल्ड डेटाबेस, जिसमें बहुत सारी चीजों को हमने एक साथ कलेक्ट करके नया चीज बनाया है, ठीक है ना, लाइक एनालिसिस पार्ट। डीबीएमएस क्या होता है? डीबीएमएस, डीबीएमएस मतलब डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, डीबीएमएस डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या करती है? डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम तो डीएम डाटा को स्टोर करती है, मॉडिफाई करती है, और उनसे जुड़े हुए जो भी चीजों की रिक्वायरमेंट है वो देख के अपडेट करती है और उससे इंफॉर्मेशन निकालती है। दिस इज कॉल्ड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक ना। आगे, विच टाइप ऑफ डाटा कैन बी स्टोर्ड इन डेटाबेस मैनेजमेंट? इन डेटाबेस में कौन से टाइप का डेटा है जो कि हम स्टोर करते हैं डेटाबेस में? डेटाबेस में आजकल सब चीजें आती हैं। इमेज भी हो सकता है, टेक्स्ट भी हो सकता है, फाइल भी हो सकता है, और डाटा फ्रॉम द ऑडियो और वीडियो भी हो सकता है। जैसे कि अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, टेक्स्ट भी है, मैं खुद भी हूं, बोल भी रहा हूं, तो वीडियो भी हो गया, ऑडियो भी हो गया। बहुत जगह पर इमेजेस भी हम लोग यूज कर सकते हैं, तो इमेजेस भी हो गया। तो डेटाबेस में सब चीज आती है भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ डेटाबेस? देखो अभी कुछ कुछ डेटाबेस से, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स में ये सब पूछे गए हैं, दैट्स वाई, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ डेटाबेस? इनमें से टाइप नहीं है डेटाबेस का, जल्दी से बताएंगे। डिसेंट्रलाइजेशन ये डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस है, ये डिसीजन मेकिंग का पार्ट है, ना कि डेटाबेस का पार्ट है। डिस्ट्रीब्यूशन डाटा डिस्ट्रीब्यूट करना, नेटवर्क बनाना या हायरार्की बनाना, ये सब डेटाबेस का पार्ट हो सकता है। लेकिन ये डिसेंट्रलाइजेशन और सेंट्रलाइजेशन तो भाई पावर ऑफ ऑथोरिटीज को दिखलाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट, इन अ सेपरेट सीट लेटर आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट। एक सेपरेट सीट में अक्षरों का उपयोग किसे दर्शाने के लिए किया जाता है? सेल्स को, रो को, कॉलम को, या फिर ब्लॉक्स को?
एक्सेल का डेटा शीट देगा ना, ऐसा ऐसा रहता है। तो मान लो ये पर्टिकुलर चीजों को मुझे चेकआउट करना, तो ये किसको दिखलाएगा, क्या दिखला रहा है ये पर्टिकुलर। तो एप्रोसीट में जो लेटर है, एक नंबर होते हैं, इधर में हमारे पास नंबर्स होते हैं 1 2 3 4, और इधर में ABCD ये होते हैं। तो जो ऐसे वाला पार्ट है उसको क्या बोलते हैं, कॉलम्स। ठीक है, तो ये तो हुए हमारे 20 क्वेश्चन समाप्त। कितने स्कोर किए हैं कमेंट करके जरूर बताइए, और भूलना नहीं आप लोगों को कि अभी जो ऑफर है इंडिया ऑफ ईयर सेल वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। 2499 में पूरी कंप्लीट बैच आपको मिल रही है, और ये ऑफर कब तक रहेगा फिर से रिपीट कर दूं, 13 से लेकर के 16 दिसंबर तक। जिनको भी इनरोलमेंट करना है जाकर के फटाफट इनरोल कर लो। किसी भी तरह के कोई भी कूपन कोड की नीड यहां नहीं है। कोई भी कूपन जो आप पहले लक्ष्य कूपन कोड यूज करते थे जिसमें 1000 का डिस्काउंट मिल रहा था, अब जरूरत नहीं है, डायरेक्टली 1500 हमने माइनस कर दिया आपके लिए। ठीक है, 1500 डायरेक्टली घटा दिया है, तो कोई भी कूपन कोड की आपको नीड नहीं है, विदाउट कूपन आपको ये ऑफर्स मिल रहा है। सो डोंट बी मिस आउट, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। कमेंट करके जरूर बताना क्लासेस कैसी लगी, मजा आए तो लाइक करना है, और नहीं मजा आया तो डबल लाइक करना है। हाँ, एक बार लाइक करने से क्या मजा है ना। अच्छी लगी तो एक लाइक करो, नहीं अच्छी लगी 2 बार लाइक करो, बट लाइक जरूर करो। ठीक है, मिलता हूं फिर क्लासेस में। आप सभी लोगों को राधे राधे।